तीन बातें करने लगा हूँ। EOI, ROI, RDA। रफली 30 से 35 मिनट लगेंगे इफ़ यू आर फिलिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने पूरे न्यू साउथ वेल्स को 12 के 13 डिफरेंट RDAs में डिवाइड कर दी है। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हमारी फिर से होने लगी है परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर, बिकॉज इस वीडियो में मैं तीन बातें करने लगा हूँ। EOI, ROI, RDA क्या होती है, किस तरह लॉन्च होती है, करनी चाहिए, कहाँ से करेंगे, किस वेबसाइट पर जाके करेंगे और इनमें डिफरेंसेस क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को लेके परेशान है या कंफ्यूज है। मैं कहूँगा ज़्यादा कंफ्यूज करा ज़्यादा अच्छा है कि EOI क्यों है, किस लिए है, क्यों ज़रूरी है। इन शॉर्ट बताता चलूँ कि EOI, ROI और RDA अगर तो ये तीनों चीज़ें आप करेंगे देन आपका चांस है कि यू विल बी इनवाइटेड फॉर 190,491 और जो EOI है दैट इज़ कंपलसरी फॉर 189। ये तीनों जो कैटेगरीज़ हैं ये ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी की कैटेगरीज़ हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चाहिए होंगी टू गेट इनवाइटेड। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर आप ये कर देंगे तो आपको आ ही जाएगा इनवाइट। जो इनवाइट डिपेंड करता है वो आपके पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है और आपकी डेट ऑफ लॉन्चमेंट ऑफ EOI पे डिपेंड करता है। अब ये क्या होती है, मैं स्टार्ट करूँगा EOI के साथ, देन मैं मूव ऑन करूँगा ROI एंड देन मैं इसको कंपेयर करूँगा विद RDA। वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि आपको किसी और चैनल से या किसी और सोर्स से ना मिल रही हो। और इस चीज़ के यहाँ पे जो एजेंट्स हैं दे आर चार्जिंग अराउंड 1500 to 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो जो EOI होती है वो बेसिकली होती है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये आपको स्किल सेलेक्ट की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके लॉन्च करनी है। क्या होती है इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होगी बेसिक, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और करंट रेजिडेंस कि आप कहाँ रह रहे हैं। देन आपके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि आप के पास स्किल असेसमेंट है या नहीं, फिर आपके इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट के बारे में पूछा जाएगा, फिर आपके मेरिट स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा, फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, फिर नाटी है वो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटिंग कोर्स है उसके बारे में पूछा जाएगा, एंड देन प्रोफेशनल ईयर एक चीज़ है उसके बारे में पूछा जाएगा, फिर रीजनल एरिया में आप रहे हैं या आपने स्टडी किया उसके बारे में पूछेगा। सो ये कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछेंगे। इट्स लाइक अ परफॉर्मा जो आपके लिए रफली 30 से 35 मिनट लगेंगे इफ़ यू आर फिलिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन अगर आप अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई कैन हार्डली फाइल दैट इन 10 मिनट्स। तो ऑब्वियसली बात है इट्स नॉट दैट मच हार्ड एंड फास्ट, आप इसको आराम से कर सकते हैं। मूविंग ऑन, जब आप ये परफॉर्मा फिल कर लेंगे लास्ट में जाके आपको पूछेगा कि डू यू वांट टू सबमिट, कन्फर्म ऑल द डिटेल्स। आप जब कन्फर्म करके सबमिट कराएंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर्स तो वो आपको पॉइंट्स एलोकेट कर देगा। ऑस्ट्रेलियन जो परमानेंट रेजिडेंसी का सिस्टम है इट्स अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम। पॉइंट के बिहाफ पे आपको स्टेट्स नॉमिनेट करती हैं या डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स नॉमिनेट करता है या रीजन्स नॉमिनेट करते हैं और उसके बाद आपको इनवाइट आता है एंड देन यू हैव टू लॉन्च योर वीज़ा। यहाँ पे एक सवाल लेता चलूँ लोगों का कि जो 190, 189 या 491 है इसकी फ़ीस मुझे पहले देनी है? नहीं, जब आपको इनवाइट आ जाएगा आप प्री नॉमिनेशन भेजते हैं, जब आपका नॉमिनेशन अप्रूवल आता है देन आपको होम अफेयर्स एक लिंक भेजेगा जिसके थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, सब कुछ सबमिट करा देंगे, तो जब आप सबमिट कराने के बाद एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। तो वो अब आपकी चॉइस है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 189, 190 का इनवाइट आया दैट्स माय कॉल, मैं दोनों फिल करूँगा। उसको मैं दोनों की फ़ीस पे करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन होता ही है कि मोमेंट बिलफर्स्ट मुझे 189, 190 आ गया तो मैं देखूँगा कि मुझे क्या फिजिबल लग रहा है। आइदर शुड आई गो फॉर 189, 190 और सेम गोज़ फॉर 491। तो जब लोगों के पास ऑप्शन आती है, बहुत सारे केसेस हैं 491 की ऑप्शन आई थी बट दे वेटेड फॉर द नेक्स्ट राउंड और उनको 190 का इनवाइट आ गया एंड देन उन्होंने 190 लॉन्च कर दिया। बताता चलूँ राउंड के बारे में पूछते हैं, किसी को नहीं पता तो राउंड कब चलेगा। दैट्स टोटली होम अफेयर्स कॉल कि वो राउंड कब चला रही है या दैट्स टोटली स्टेट्स कॉल कि वो अपना राउंड कब चलाएंगी। देन मूविंग ऑन, EOI सबमिट जब आप करा देंगे तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे और उसके ऊपर डेट ऑफ इफेक्ट आ जाती है। तो आपने वो देख लेना है कि आपकी डेट ऑफ इफेक्ट क्या है और आपके पॉइंट्स कितने हैं और आपने अपना ऑक्यूपेशन देख लेना है। फॉर सिविल इंजीनियर्स रफली 75 से 80 पॉइंट्स इज़ अ गुड स्कोर, अकाउंटेंट्स 90-95 इज़ अ गुड स्कोर। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या IT वालों की बात करूँ तो आपके एटलीस्ट 80-85 होने चाहिए। दैट्स अ गुड स्कोर फॉर यू गाइज। EOI को आप एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे अभी पॉइंट्स कम थे इंग्लिश लैंग्वेज के या मेरे पास प्रोफेशनल ईयर नहीं था या मैंने नाटी नहीं किया था तो मैं फ़िलहाल सबमिट करा दूंगा एंड देन लेटर ऑन जब मैं वो टेस्ट कर लूँगा तो मैं बाद में आके उसको अपडेट कर दूंगा
एंड विद दैट अपडेशन मेरा स्कोर ऑटोमेटिकली जो स्किल सिलेक्ट की वेबसाइट है वो डिटेक्ट कर लेगी और मेरा जो न्यू स्कोर होगा वो मुझे एलोकेट हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ कि जब आप चीज़ ऐड करेंगे तो आपकी जो डेट होगी दैट विल चेंज, बट आपकी डेट ऑफ इफेक्ट वही रहेगी जो आपकी पहली सबमिशन डेट रही थी। इसलिए मैं हमेशा से फोकस करता आया हूँ कि प्लीज़ मेक श्योर कि अपनी ईओई सबमिट करा दें। ईओई सबमिट कराने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए आपको, दैट इज़ योर स्किल असेसमेंट। अगर तो आपकी असेसिंग बॉडी को आइल्स नहीं चाहिए तो कोई ज़रूरत नहीं आइल्स देने की। अगर आपकी असेसिंग बॉडी लाइक इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया को चाहिए होता है, सीपीए आईपीए को चाहिए होता है, आइल्स दें। आइल्स और स्किल असेसमेंट आ गया, अपनी फ़ाइल जमा करा दें, रिगार्डलेस 40 पॉइंट है 45 पॉइंट है, फ़ाइल जमा कराने में कोई बुराई नहीं है। एंड देन कोशिश करें विद इन पीरियड ऑफ 15 to 20 डेज़ उसको अपडेट कर लें एंड गोज़ एटलीस्ट मिनिमम 65 तक जाएँ। बट अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली उसको मज़ीद जितना इंक्रीज़ करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। ROI की बात कर लेते हैं। ROI स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स इन दोनों में ROI चाहिए होती हैं। EOI जो होती है बेसिकली जब आप वो सबमिट कराते हैं तो वो आप 1 उसमें आप नॉमिनेट करते हैं कि आपको 189 भी चाहिए, 190 भी चाहिए, 491 भी चाहिए। आप एक ही के अंदर तीनों मेंशन कर सकते हैं और आप 3 अलग अलग भी जमा करा सकते हैं, जिसमें आप एक में 189 सेलेक्ट करेंगे, एक में 190 करें और एक में 491। और इसमें आप स्टेट्स भी सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे इस एक EOI में सिर्फ विक्टोरिया चाहिए और मैं अपने 189, 190, 491 लेना चाहता हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसको फिल कर दूंगा। लेकिन जब आपने अपनी EOI में नॉमिनेट कर दिया कि आपको 190 और 491 चाहिए इन केस ऑफ विक्टोरिया, तो विक्टोरिया की वेबसाइट है लिव इन मेलबर्न, आपने उस पर आना है, आपने उस पर आके अपनी ROI सबमिट करानी है। ROI इज़ बेसिकली जब आप उस पोर्टल पर जाएंगे, अपना अकाउंट बना लेंगे, आप उसमें अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे, वही आपका ईमेल होगी, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, एंड देन वो आपसे आपका EOI नंबर पूछेगा। तो जो ये आपने बनाई होगी उसका नंबर आप अपनी ROI में एंटर करेंगे और यहाँ पे पूछेगा कि यू वुड लाइक टू बी प्रेफर्ड फॉर 491 और 190, जो भी आपकी प्रेफरेंस है आपने वो कर देना है एंड देन यू हैव टू सबमिट। जब आप उसको सबमिट करा लेंगे तो वो लिखा आ जाएगा कि इट हैज़ बीन सबमिटेड। ये बता दूँ कि एक ROI आपकी सबमिट हो सकती है पर फाइनेंशियल ईयर। आपने अगर इस बिलफर्ज आपका स्कोर पीछे एक अपडेट हो गया है तो आपने क्या करना है, आप इसको विड्रॉ कर देना है और आपने रीसबमिट कराना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं जिस तरह EOI 4-5 सबमिट करा सकता हूँ मैं ROI 4-5 नहीं करा सकता, बिकॉज ROI के अंदर जो आपका पासपोर्ट होती है, आपका ईमेल होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसके केस वो डाटा मैच कर लेता है। तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक ROI सबमिट करा सकते हैं। एंड देन मूविंग ऑन टुवर्ड्स RDA, विक्टोरिया का जिस तरह ROI होता है ज़रूरी, इस तरह न्यू साउथ वेल्स के लिए आपको RDA नॉमिनेट करना होता है। जो इन 7 अल्फाज में बताऊं तो जो न्यू साउथ वेल्स का ROI है दैट इज़ RDA। RDA इज़ बेसिकली जो गांव के इलाके ना, रीजनल एरियाज़, उनके लिए इन्होंने रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई हैं जो RDA स्टैंड्स फॉर। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे न्यू साउथ वेल्स को, जहाँ पे सिडनी साउथ वेल्स बेसिकली वो वाला रीजन, वो वाली स्टेट है जिसमें सिडनी आता है, इन्होंने पूरे न्यू साउथ वेल्स को 12 के 13 डिफरेंट RDAs में डिवाइड कर दी है। अब उसमें क्या होता है, आपने हर RDA में जाके देखना है कि आपके ऑक्यूपेशन की वहाँ पे डिमांड है या नहीं है। ये लाइकली होता है कि फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर की अगर एक RDA में डिमांड है तो दूसरे में ना हो। तो मेक श्योर करना है कि आपने जो भी RDA सेलेक्ट करना है या जिस भी RDA में आपने अपनी फाइल जमा करानी है वहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में हो। या आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप RDA न्यू साउथ वेल्स लिखेंगे, आपको 12-13 नाम आ जाएंगे, उसमें से आपने बारी बारी हर RDA की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ उनके अंडर माइग्रेशन प्लान में जाके देखना है कि मेरा ऑक्यूपेशन है या नहीं, अगर है तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें भी RDA को जो आपने चीज़ें सबमिट करानी है उसमें इसी तरह कहते हैं कि आपने सारा डाटा फिल करना है अपना, जिस तरह आपने EOI के केस में किया था, फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी साथ सबमिट करा देने हैं। अब जो इन्होंने पिछले फाइनेंशियल से चीज़ चेंज किया वो ये है कि ये कहते हैं कि आप $800 अपफ्रंट पे करें, देन वी विल असेस योर फाइल। पहले था कि आपने RDA सेलेक्ट कर लिया है और आपने अपनी फाइल जमा करा दी है, राउंड चलेगा, अगर उन्होंने 190 491 का इनवाइट देना होगा तो ये ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं करना होगा तो ये कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ने थे। अब ये किया है कि आप फॉर एग्जांपल मैंने RDA से अपनी फ़ाइल जमा करा दी है, अगर मैं चाहता हूँ वो RDA मेरी फ़ाइल खोल के देखे और फिर मुझे बताए कि वेदर आई एम एलिजिबल, उसको ऑक्यूपेशन की ज़रूरत है या नहीं है और उतने पॉइंट पे उसको चाहिए नहीं चाहिए, तो मैं इसको $800 अपफ्रंट दूंगा। जब मैं उसको $800 दूंगा वो मेरी फ़ाइल ओपन करेगा, वो फ़ाइल देखेगा, अगर तो मेरे पॉइंट्स और उसको वो स्किल्स को चाहिए होगा एंड आई एम ऑन दैट लिस्ट, वो मुझे इनवाइट भेज देंगे, जिसके बाद मैं अपने सारे प्री क्वालिफिकेशन के बाद अपने वीज़ा लॉजमेंट की तरफ चला जाऊँगा। लोग ये कह रहे थे कि RDA केस में इनवाइट आता ही आता है। मैं आपको बताऊं, जब ये इन्होंने जनवरी में इस साल में जब स्टार्ट किया था ना, तो लोग कहते थे यार $800 क्यों दें RDA को हमने $800 क्यों देने हैं, जबकि हमें ये कंफर्म नहीं है कि व्हाट विल बी द आउटकम। तो लोगों ने कहा $800 नहीं देने चाहिए। देन क्या हुआ, जिन लोगों ने ये रिस्क लिया
और जिन लोगों ने $800 जमा करा दिए उनका फ़ायदा ये हुआ कि उन सबको ही ऑलमोस्ट जो इनवाइट्स आ गए। तो अब लोगों को लगता है कि शायद RDA को अगर मैं $800 दूंगा तो मुझे इनवाइट आएगा ही आएगा। ऐसा केस नहीं है। RDA जो $800 फ़ीस लेता है वो इसीलिए लेता है कि वो आपकी फ़ाइल को इवेल्यूएट करे। तो ये बेसिकली डिफरेंस था बिटवीन EOI, ROI एंड RDA। EOI इज़ फर्स्ट स्टेप, EOI होगी तो आप ROI और RDA की तरफ जाएंगे। सेकंड स्टेप, आपने विक्टोरिया केस में ROI पे जाना है और न्यू साउथ वेल्स के केस में आपने RDA पे जाना है। यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि पर फाइनेंशियल ईयर एक RDA आप सेलेक्ट कर सकते हैं और एक उसी RDA में अपनी फाइल डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने RDX पे अपनी फाइल डाली है तो मैं RDA Y में नहीं डाल सकता। तो मेक श्योर करना, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये $800 वाला जो रिस्क है ये आपने बहुत सोच समझ के लेना है, वेदर उस RDA को आपके ऑक्यूपेशन की ज़रूरत भी है या नहीं, और जो RDA आप सेलेक्ट कर रहे हैं क्या उसके पास इतना कोटा है या नहीं। बिकॉज वंस यू हैव सेलेक्टेड दैट RDA, उसके बाद $800 देने के बाद आप उसको विड्रॉ भी करवाएंगे तो आपको दुख होगा। सो मेक श्योर करें वट एवर यू आर डूइंग यू आर मेकिंग द राइट चॉइस। So these are the basic differences between EOI, ROI and RDA। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाने लगा हूँ कि हाउ टू फाइल EOI, क्योंकि मैं अपनी EOI फिल करूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह अपनी EOI करनी है। और ऑब्वियस ही बात है कि मैं जो डाटा दैट इज़ अ रैंडम डाटा मैं पुट करता जाऊँगा और एंड में जाके दिखाऊंगा कि व्हाट विल बी द आउटकम, और मेरा स्कोर के जब मैं सबमिट प्रेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली होम ऑफिस के पूल में चला जाता है। एंड देन सेम इस तरह की वीडियो बनाऊँगा ऑन ROI। RDA के इसलिए नहीं बना सकता कि बिकॉज RDA को फीस देनी होती है, बट डेफिनेटली मैं कोई ना कोई एक आधा RDA सेलेक्ट करूँगा, मैं उसकी वेबसाइट पे चला जाऊँगा, आपको बता दूंगा कि हाउ टू फिल दैट, एंड बिफोर प्रेसिंग द सबमिट बटन आपको बता दूंगा कि इसके बाद आपने सबमिट का बटन प्रेस करना है, आपको ईमेल्स आ जाएंगी, पेमेंट करनी है एंड देन कंफर्मेशन करनी है। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क फॉर EOI, ROI एंड RDA। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।